हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति कहती है कि गौरव ने मुझे उस दिन धमकी दी थी, इसलिए भी मैंने कंप्लेन करना सही समझा। मैं उससे डर कर तो नहीं रह सकती ना। मैंने सोचा था उसकी कंप्लेन करूँगी तो गौरव अपनी हद में रहेगा। मुझे तो लगा था तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे, पर तुम लोग मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो यार। सब मेरे खिलाफ हो गए हो। तो मयंक ने कहा, ऐसे अचानक से आउट ऑफ द ब्लू तुमने जाकर एफआईआर कर दी, केस करने जा रही थी और हमें बताया तक नहीं। सब कुछ करने के बाद बता रही हो, जो भी सुनेगा गुस्सा ही करेगा ना। हमें समझने का टाइम तो दिया नहीं तुमने। तुम पहले ही अगर हमें बता देती, उसके बाद एफआईआर करने जाती तो शायद गुस्सा ना आता, और अगर हमसे बात करती तो शायद हम कोई और रास्ता निकालते। फिर हो सकता है तुम्हें कंप्लेन करनी ना पड़ती, या तुम कंप्लेन करने जाती ही नहीं। सांची ने कहा, मयंक उसने एफआईआर शम्मी की हेल्प करने के लिए की है। मयंक ने कहा, युक्ति सुनो, जिससे तुम्हारी परवाह होगी ना, वो तुम पर गुस्सा ही करेगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं वो गौरव और उसका भाई, बाप और भाई कैसे लोग हैं। पर अब क्या कर सकते हैं। वैसे तुम अभी भी अपनी कंप्लेंट तो वापस ले सकती हो। युक्ति कहती है, पता नहीं। मांग कहता है, अभी कहो कोर्ट में हूँ। वहाँ क्या कर रही हो? केस तो फाड़ दिया ना शम्मी ने। युक्ति ने कहा, शम्मी और अशोक सर ने अपना केस फाइल किया है, ऑफिस खाली करवाने के लिए, उसी के लिए गए हैं। मुझे बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा है। मैं कहता है, घर कब तक आओगी? युक्ति कहते, देखती हूँ, वो दोनों आ जाए फिर देखूँ क्या करना है। ठीक है, जैसा भी हो बताना। ठीक है, अभी रखती हूँ, बाय बोलकर युक्ति ने फ़ोन काट दिया और सोचने लगी। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद शम्मी और अशोक बाहर निकल के आए। दोनों अभी तक उसी बात पर बहस कर रहे थे। शम्मी अशोक को सुना रही थी तो अशोक भी चिल्ला कर बोल पड़ा, अब कब तक इसी बात पर सुनाती रहोगी? या तो सुनाओगी या मुँह फुलाए रहोगी? अब हो गया ना। शम्मी कहती है, अशोक तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हो कभी कभी। मुझे उस लड़की से तो बेवकूफ़ी की उम्मीद थी, पर तुमसे नहीं। अच्छा, और मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ी नहीं, खन्ना को चारों तरफ से घेरने की एक स्ट्रेटजी है। उस पर प्रेशर डालने से हो सकता है हमारा काम जल्दी बन जाए। केस में तो महीनों या सालों लग सकते हैं। शम्मी कहती है, अच्छा, इसका मतलब तुम्हें खुद पे भरोसा ही नहीं है। और ये सब होगा तो किस कीमत पर? कैसी कीमत यार? हम इस सब में एक इनोसेंट को घसीट रहे हैं, जिसका इस केस से हमसे कोई लेना देना नहीं है, जो अपनी एक गलती की वजह से गौरव का मोहरा बन गई। उसे बिना किसी परेशानी में डाले हमने उसका फ़ायदा उठा लिया ना, जो बहुत था, और यहीं तक हमारा प्लान था। अब उसे इस मुसीबत में घसीटना उसके लिए डेंजरस हो सकता है। वो लोग उसे धमकी दे चुके हैं, आते जाते उसके साथ ऐसा वैसा कर दिया तो उसे डराएंगे, धमकाएंगे, और जितना मैं जानती हूँ वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो डरेगी नहीं, ना केस वापस लेगी। ऐसे में वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं यार। और उसके घर वालों से मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट मिलेगा उसे, ना तो उन्हें उसकी कोई चिंता है। मैं इसीलिए उसकी किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती थी, वरना ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी। तुमने अगर एक बार भी मुझसे बताया होता तो मैं तुम्हें मना करती, पर डिस्कस करना तो दूर, तुमने मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अशोक अब चुप था। उसे महसूस हो रहा था कि उससे गलती हुई है। उसने थोड़ा सा उतावलापन दिखा दिया था, जोश में होश से काम नहीं लिया था उसने। दोनों बातें करते हुए युक्ति के पास आ गए थे। तो अशोक ने कहा, तो अब क्या करना है? शम्मी ने कहा, अब क्या कर सकते हैं, इंतज़ार करेंगे खन्ना के मूव का। अशोक कहता है, युक्ति कंप्लेन वापस भी तो ले सकती है। नहीं ले सकती। कंप्लेन किए 3-4 घंटे हो चुके हैं, खन्ना तक खबर पहुंच गई होगी।
अब ऐसे में अगर कंप्लेन वापस ली तो उस तक मैसेज जाएगा कि युक्ति डर गई है, और फिर वो गौरव उसे और ज़्यादा परेशान करेगा। और दूसरी बात, एफआईआर वापस लेने पर युक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और ये सब बात की बात है। पहली बात, अगर सिर्फ शिकायत होती तो कोई बात नहीं थी, पर यहाँ एफआईआर हो चुकी है। अब पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी तो उसे काम करने देते हैं। हम अपनी तरफ से कोई केस नहीं डालेंगे, जो करेगी पुलिस करेगी। अब तुम युक्ति को घर छोड़ो और फिर अब ऑफिस आओ, तब बात करेंगे। अशोक ने कहा, नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम युक्ति को छोड़ दो। ये सब कुछ हुआ ही इसी वजह से है। अगर तुमने इसे सुबह घर छोड़ दिया होता तो ना यह मुझे केस के बारे में पूछती, ना मैं इसे बताता कि खन्ना पर और प्रेशर डालना है, केस स्ट्रांग होगा, और ना ये अपनी तरफ से कंप्लेंट करने को कहती, ना मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता। अब तुम इसे घर छोड़ कर आओ। और ये कह के अशोक अपने बाइक की तरफ निकल जाता है। शम्मी और युक्ति दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शम्मी कहती है, चलो उठो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। हाँ, जैसे कुछ घंटे पहले गई थी, घर की जगह पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इस बार पता नहीं कहाँ ही चली जाओगी। चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो। युक्ति खड़ी रहती है तो शम्मी उसकी कलाई पकड़कर खींचते हुए कहती है कि तुम्हारे नखरे देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, और भी बहुत काम है। तो जाकर करती क्यों नहीं हो? किसने कहा है मुझे घर छोड़ो? मैं किसी के कहने पर काम नहीं करती, जो मन में आता है वो करती हूँ। गाड़ी के पास आकर गाड़ी को अनलॉक करती है और युक्ति से कहती है, बैठो। युक्ति कहती है, और कोई और अपने मन से कुछ करना चाहे तो उसे धौंस देती हो। खुद का मन मन है और बाकी लोगों का मन, हाँ, बाकी लोगों का मन कुछ नहीं है। शम्मी कहती है, अंदर बैठो। नहीं बैठूंगी, मेरा मन नहीं है। शम्मी दरवाज़ा खोलकर युक्ति को अंदर धकेलती है और दरवाज़ा बंद करती है, और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते हुए बोलती है, मन की तभी करनी चाहिए जब आप इस लायक हो कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनसे बॉदर नहीं होंगे, बेयर कर लेंगे। तुम कर पाओगी? तुम्हारे मन में आया, तुमने उठाकर गौरव पर केस कर दिया। तुमने अपने घर वालों से पूछा, किसी से राय मशवरा किया, अपने दोस्तों या जो भी करीबी हैं उनसे पूछा था? युक्ति ने कहा, अशोक सर से पूछा था। शम्मी ने कहा, अशोक सर? कौन है अशोक सर? तुम्हारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, गार्जियन हैं। तुम 4 दिन से उन्हें जानती हो, कैसे उससे राय पूछ सकती हो? तुम्हें कैसे पता वो तुम्हारे फेवर में एडवाइस देगा? युक्ति कहती है, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें अपना वेल विशर मानती हूँ, और वो लॉयर भी हैं। वेल विशर? 4 दिन पहले मिला इंसान तुम्हारा वेल विशर है, और तुम्हारे घर वाले, दोस्त, मामा जी, वो उन सब की राय लेना ज़रूरी नहीं था। और वो अशोक तुम्हारा वेल विशर नहीं है, वो मेरा वेल विशर है। पागल लड़की, उसने ये सब मेरे लिए किया है, उसने मेरा फ़ायदा सोचा, तुम्हारा नहीं। और तुम भी उसकी बातों में आ गई। मैं किसी की बात में नहीं आई। एक तो तुम बेवकूफ़ी करती हो और फिर मानती भी नहीं हो। युक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, पूरे रास्ते चुप बैठी रही। शम्मी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। बस शम्मी रास्ता पूछती तो युक्ति बताती जाती। एक मोड़ पे आके युक्ति बोली, बस मोड़ पर रोक देना। शम्मी ने कहा, घर आ गया? नहीं, बस आगे 3 गली 3-4 घर छोड़ कर है। शम्मी कहती है, तो यहाँ क्यों उतरना है? घर के आगे उतरना। युक्ति ने कहा, गाड़ी पैक करनी पड़ेगी, परेशानी होगी आपको। तुम उसकी फ़िक्र मत करो, ड्राइव करना आता है मुझे। ये कह के शम्मी ने गाड़ी घर के आगे रोकी। युक्ति गाड़ी से उतरते हुए थैंक यू बोली तो शम्मी ने कहा, अपना ध्यान रखना, तुमने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है, गौरव से बच कर रहना, परेशान करे तो बताना। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं गौरव को हैंडल कर सकती हूँ, अभी तक करती आई हूँ। और अशोक सर के अलावा भी आपके वेल विशर हैं,
जो या तो आपको दिखाई नहीं देते या आपके लिए मैटर नहीं करते। बाय। ये कहकर युक्ति गेट खोलकर घर के अंदर चली गई थी। सम्मी गाड़ी रिवर्स गियर में डालती है और अब तक चाची भी घर के बाहर आ गई थी। बड़े गौर से महंगी गाड़ी और उसे चलाने वाले को देख रही थी। उन्हें बाहर गेट पर देखकर 2-3 पड़ोसन भी आ गई थी, जो उनके पास जाकर पूछ रही थी कि कौन आया था। इस टाइप से कुछ इंक्वायरी कर रही थी। युक्ति ने अपने कमरे में जाकर बैग बिस्तर पर पटका और बिस्तर पर गिर सी गई। बिस्तर पर लेटी अपना कमरा देख रही थी। इतने दिनों बाद इस घर में होना कितना अजीब लग रहा है ना। तभी बाहर से चाची ने युक्ति की आवाज़ दी। आई चाची कहकर युक्ति उठी और मन में बोली, हो गई पंचायत खत्म। कमरे से बाहर आई तो चाची ने पहले पूछताछ की, कौन थी, गाड़ी किसकी थी, इतने दिनों से इसी के यहाँ थी क्या था, कैसा था। सारी पूछताछ का जवाब देने के बाद युक्ति को घर के काम बताए गए और युक्ति काम में जुट गई। घर के काम करते हुए उसे याद आया, काम तो शम्मी के यहाँ भी करती थी पर ऐसे बोझ नहीं लगता था। वो घर, वो लोग अजनबी होकर भी पराए नहीं लगते थे। ये घर, ये लोग अपने होकर भी अजनबी लगते हैं। काम खत्म कर, खाना बनाकर, बर्तन धोकर अपने कमरे में वापस आई तो फिर सोच में पड़ गई। नहीं यार, ये कमरा अजनबी नहीं लगता। इसमें मेरे मम्मी पापा की यादें हैं, उनकी खुशबू है। 4 दिन उसके यहाँ रह कर के आई तो घर अजनबी लगने लगा। मेरा पता नहीं क्या हुआ, मैं उस पर दिल जान लुटाए बैठी हूँ और उसे खबर तक नहीं। उसे तो मेरी परवाह भी नहीं। सच कहती है वो, मैं बेवकूफ़ हूँ। ये सब मेरी बेवकूफ़ियाँ ही तो हैं। पता नहीं क्यों उसी के आगे बेवकूफ़ बनती हूँ। मेरी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। फ़ोन की आवाज़, तभी फ़ोन बजता है तो फ़ोन की आवाज़ सुन फ़ोन उठाती है तो साची का फ़ोन होता है। हेलो, कहाँ है? घर पर हूँ। कब आई? हो गए 2-3 घंटे। केस का क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा, मैं तैयार हो जाऊँ? आधे घंटे में तो मुझे मयंक के घर मिल, वहीं से ऑफिस निकल जाऊँगी। नहीं आ सकती। क्यों? तुझे नहीं पता हमारे एक दूसरे के घर आने जाने पर बैन लगा है? अरे यार, ये तो अलग ही बखेड़ा हो गया है। अब मुझे तुम दोनों से बात करनी हो तो कैसे करूँगी यार? ये तो मुझ पर भी टॉर्चर है। तुम दोनों जल्दी से शादी करो। पहले सगाई तो हो, शादी अभी कहाँ होगी? अंकल से बात हुई? हाँ, कह रहे थे अभी 1 महीना तो कुछ नहीं हो सकता। 1 महीने बाद पापा आएंगे, तब तक इंतज़ार करना होगा। अच्छा, तो तैयार हो जा, मैं मयंक से बात करके बताती हूँ। कुछ देर बाद साची फ़ोन करके कहती है कि 15-20 मिनट में आती हूँ तो तैयार रहना, फिर चलते हैं कहीं घूमने। मयंक भी आ जाएगा। ठीक है, तू घर मत आना, मूड पर ही मिलना, मैं वहीं मिलूँगी। 15-20 मिनट बाद युक्ति साची की एक्टिवा पर बैठ कर निकल जाती है। तीनों एक जगह बैठते हैं। पिछले 1 हफ्ते में क्या क्या हुआ आपस में बातचीत करते हैं और फिर आखिर में बात केस पर और सम्मी पर आकर रुक जाती है। मयंक आखिर में युक्ति से कहता है कि मुझे नहीं पता तुमने केस क्यों किया, जानने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब उसे वापस नहीं ले सकते। अब जो भी होगा उसे झेलना और निपटना पड़ेगा और हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। पर आइंदा ऐसा कोई फ़ैसला इमोशन में बहकर मत लेना। किसी को पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि खुद को प्रॉब्लम में डाल लो। तुमने बेवकूफ़ी की है और मैं इस बात में सम्मी से एग्री करता हूँ। युक्ति से भी अब जवाब देते नहीं बन रहा था। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए